अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बार उनके पास चलते हैं। अनुराग जी, जो टैक्स बोनांजा आपकी सरकार कह रही है, उसे तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इन्होंने तो, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम के जरिए आपने हेराफेरी की है। वो कह रहे हैं कि 24 के लिए ये चुनावी दाव है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी ओवरऑल बजट पर? तीन बड़ी बातें जो आपकी नजर में हैं, और टैक्स कट के जरिए क्या चुनाव के लिए एक दाव है? मैं पहले तो यही कहूंगा कि मुझे लगता है कांग्रेस थोड़ी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ से कहती लोग लुभावन बजट है, दूसरी तरफ से कहती कि कुछ नहीं है। पहले तो तय कर लें कि है क्या। मैं इतना ही कहूंगा, ये बजट मोदी जी की सोच विकसित भारत बनाने के लिए, और अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने की मजबूत नींव रख रहा है। ये बजट गांव गरीब का, महिला मजदूर मध्यम वर्ग का, किसान नौजवान का है। मैं तो कहूंगा सर्वसमावेशी, पारदर्शी और दूरदर्शी ये बजट है। अंजना जी, अगर आपने तीन इसमें कहा तो मैं पहला कहूंगा, अगर आप इसमें देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर 7,30,000 करोड़ से 33% की वृद्धि करके 10 लाख करोड़ पे रखा गया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। यह आउटले आज तक का सबसे बड़ा है। दूसरा, रेलवे के लिए अगर 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया है, तो इसका मतलब 9 गुना ज्यादा 2013-14 के मुकाबले है। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां पर 3 करोड़ 25 लाख लोगों को अब तक पक्के मकान देकर लखपति बनाने का काम मोदी सरकार ने देश के 3 करोड़ 25 लाख परिवारों को किया है। वहां पर 66% की वृद्धि करके 79,000 करोड़ रुपया इस बार प्रावधान रखा है। 20 लाख करोड़ रुपया हमने किसान क्रेडिट में रखा है, ताकि पशुपालक हो, मत्स्य पालन हो, डेयरी वाले हो, उनको ज्यादा पैसा मिल सके, रोजगार स्वरोजगार के अवसर उनको मिल सके। युवाओं की दृष्टि से मैं देखूं तो उनको फ्यूचर वर्क्स के लिए, स्किलिंग के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोडिंग, 3D प्रिंटिंग, इसको लेकर स्किलिंग दी जाएगी। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स देश भर में खोले जाएंगे। 3 इंटरनेशनल सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे। 47 लाख युवाओं को स्टाइपन देने का काम भी किया जाएगा। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है, उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट गारंटी स्कीम में रखा गया, ताकि उनका विस्तार भी हो, वहां पे भी रोजगार के अवसर मिल पाए। ये ऐसे ही हमारे महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान बचत पत्र, 2 लाख की बचत तक उनको 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो हमारे बुजुर्गों को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख तक का बजट का प्रावधान कर दिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिला, जो 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, उनको भी और ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ा मार्केट देने का काम इसके माध्यम से करने का काम किया जाएगा। मैं लंबी सूची पे आपको गिना सकता हूं, लेकिन आपके और प्रश्नों तो मैं जवाब। ठीक है अनुराग जी, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है ये कि आपका ये बजट 3 वजहों से मैं बता रही हूं कि पूर्णतया चुनावी लगता है। 1, 2, 3 चीज गिनाऊंगी, तीनों पर आप बताइएगा। सबसे पहले, अभी तक आपकी सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस के मद्देनजर ज्यादा कुछ भी लोक लुभावन पॉपुलिस्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार आपने टैक्स में एक बड़ा, सीधे 5 लाख से आप नए रिजीम में 7 लाख तक का टैक्स माफी दे रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये टैक्स बोनांजा नंबर 1 चुनावों के मद्देनजर है? आप जो मुफ्त राशन बांट रहे हैं, उसको आपने 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। कोविड का काल खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप 80 करोड़ जनता को अगर मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो आपको पता है कि 24 तक इसे ले जाना होगा, नहीं तो चुनावों में नुकसान हो सकता है। तीसरी तरफ 66% पीएम आवास योजना में इजाफा किया गया है, क्योंकि लोगों के लिए घर बनाना, और एक के लिए बनाइए तो पूरे उस आसपास में बात फैलती है कि पीएम आवास योजना के तहत मुफ्त घर मिला है। तो घर को लेकर भी एक चुनावी पासा खेलते हुए आप दिख रहे हैं। 3 बातें मैंने कही हैं जिसके मद्देनजर ये लगता है कि ये 24 के लिए चुनावी बजट है। तीनों पर आपकी प्रतिक्रिया। अंजना जी, पहला आपका था, उस पर मैं जवाब दे दूं। इनकम टैक्स स्लैब अगर बढ़ाया गया 5 लाख से 7 लाख करके छूट दी गई है, तो हमने दोनों ही, पुरानी टैक्स रिजीम, नई टैक्स रिजीम, दोनों ऑप्शन आपके सामने दी। आप अगर टैक्स कलेक्शन भारत सरकार का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को देखेंगे, दोनों में ही रिकॉर्ड वृद्धि पिछले वर्ष हुई है। आपदा के बावजूद भारत में टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुई। इनकम, आप अगर जीएसटी कलेक्शन देखेंगे तो वो भी 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो कभी 1 लाख करोड़ भी नहीं होती थी, क्योंकि निर्णय साफ किए, ट्रांसपेरेंसी लाए, अकाउंटेबिलिटी खड़ी की। उसी तरह से हमने लोगों को
कहा कि आपका कर का पैसा गरीब के कल्याण के लिए खर्च होता है, तो लोगों ने टैक्स भी देना शुरू किया, ज्यादा उसका फाउंडेशन भी बढ़ा है, आधार बढ़ा है। लोगों ने मोदी सरकार पर विश्वास किया कि हम 1 रुपया भी टैक्स देते तो गरीब के कल्याण के लिए खर्च होता है, इसलिए इसको बढ़ा है, तो हमने भी छूट देकर उनको और सुविधा दी है। दूसरा, आपने कहा कि आवास योजना में 66% वृद्धि क्यों? क्या आजादी के 75 वर्षों के बाद भी करोड़ों लोग अगर बेघर थे, कच्चे मकान में रहते थे, टपकती हुई छत के नीचे रहते थे सर्दी और गर्मी में, क्या उनके पास पक्के मकान का कोई आधार नहीं होना चाहिए? हमने 3.25 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए, हम बाकियों को भी अगले साल में पूरा करके देंगे। हमने लक्ष्य रखा था कि 2022 तक करेंगे, बीच में आपदा आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने करने का काम किया था। तीसरा, आपका कुछ और प्रश्न था, तीसरा क्या था अंजना जी? तीसरा प्रश्न था मेरा कि ये जो मुफ्त अनाज की योजना है, वो बता रही है कि जनवरी 2023 से हम शुरू कर रहे हैं अंत्योदय, और जो मुफ्त अनाज प्रायोरिटाइज्ड हाउस हैं उनको हम देंगे। तो एक तरह से मुफ्त राशन वाली योजना को आप चला रहे हैं 24 तक। देखिए, दुनिया भर में यह आरोप लगा, बड़ी एजेंसीज ने, कुछ भारत के चैनल्स ने भी चलाया कि महामारी के समय इतने करोड़ लोग मर जाएंगे। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में जहां 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया, 30 करोड़ वैक्सीन दुनिया के 101 देशों को देने का काम किया, 190 देशों को हमने पीपी किट से लेकर दवाइयां देने का काम किया, वहीं पर भारत के 80 करोड़ लोगों को महामारी के साथ साथ भूखमरी से बचाने का काम भी किया, और 3 साल तक दिया, 4 लाख करोड़ खर्च किया, गरीब की जान बचाई है, कोई बुरा काम नहीं किया। और आगे भी हमने अपने अनाज के भंडार गरीबों के लिए खोल के रखे ताकि गरीब के ऊपर बोझ ना पड़े। और मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की हम बात करते हैं, केवल बिल पास करने तक नहीं सोचते, हम उसको पूरा करने का काम भी करते हैं। आज भारत, जहां दुनिया भर में अनाज का संकट था, लेकिन भारत ने अपने अनाज के भंडार भी भरे, अपने गरीबों को अनाज देने का काम किया, तो दुनिया के संकट में भी आज हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने का काम भी कर रहे हैं। तो हमने अपने गरीबों का ध्यान से लेकर देश का भी ध्यान उस पर रखा है, और इसको बिल्कुल भी चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए थी, जो सबसे ज्यादा गूंज रहे थे अनुराग जी, ठीक है, ठीक है, 2 मुद्दे, एक तो बेरोजगारी, एक महंगाई। क्या किया आपकी सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए? इस बजट में क्या सोचा गया है? बेरोजगारी, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना सम्मान जो किया जा रहा है, वो क्या है? मतलब इसके जरिए कैसे आप रीच आउट करेंगे माइक्रो लेवल पर? महंगाई और बेरोजगारी दोनों। देखिए, आपने अच्छा हुआ प्रश्न उठाया, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए अंजना जी, आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगा ईपीएफओ के आंकड़े में कि दुगनी हो गए हैं रजिस्ट्रेशन, 27 करोड़ पहुंच गया, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार और ज्यादा बढ़ने का काम हुआ, नई जॉब ज्यादा मिली है। दूसरा, महंगाई की दृष्टि से अगर आप अमेरिका, यूरोप, जापान और पाकिस्तान तक के आंकड़े भी देखेंगे, स्पष्ट नजर आएगा वहां 4-4 गुना से लेकर 7-7 गुना महंगाई बढ़ गई। लेकिन भारत में जब कांग्रेस के सामने स्थिति नहीं थी, तब भी 11-12% महंगाई थी, आज 5% महंगाई है। महंगाई दर लगातार कम आई है, नियंत्रण में रखी गई है। हर कदम मोदी सरकार ने उस दिशा में उठाए हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था जहां 10 नंबर की थी, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई। हमने अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, महंगाई को भी नियंत्रण में रखा है, एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। जहां मोबाइल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयात करने वाले थे, आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्माता बनकर तैयार हुए। जहां 7,500 करोड़ रुपए का निर्माण होता था, आज 2 लाख करोड़ रुपए तक का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैं आपको कई आंकड़े दे सकता हूं। रोजगार भी पैदा किया है, तो महंगाई को भी नियंत्रण में रखने का काम किया है। और ये आंकड़े बोलते हैं, मेरे नहीं, आईएमएफ से लेकर आरबीआई तक के आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।